दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इबादत कर निकले लोगों पर फेंके गए पत्थर, फोर्स तैनात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और मानिक चौक में धर्मस्थल से इबादत कर निकले लोग पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार सांप्रदायिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील शहर में दिल्ली की घटना के बाद आधी रात को शहर के अति संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाके में रात में ये घटना हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर्फ मुस्लिमों की गिरफ्तारी क्यों, ओवैसी ने उठाई सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जहांगीरपुरी हिंसा मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और अब AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली में तशद्दुद के वाकयात आम हो गए हैं। क्या इन तमंचाधारियों पर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा? और आपकी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, सब के सब मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बुजदिली है कि वो दोषी का नाम नहीं ले सकते। जुलूस में बंदूक और तमंचे लेकर घूमने वालों के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता। मस्जिदों को नापाक करने की कोशिश करने वाली भीड़ की भी निंदा नहीं होती। प्यार मोहब्बत की बात तभी अच्छी लगती है जब इंसाफ हो, बिना इंसाफ के भाईचारा मुमकिन नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। करौली में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू 15 दिन बाद हटा, लोगों की मिली राहत। धारा 144 अभी भी बरकरार। जहां दोस्तों, राजस्थान के करौली जिले में 15 दिन बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को नव संवत्सर पर निकाली गई रैली के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना से पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद जिला प्रशासन द्वारा लगाए कर्फ्यू को रविवार से हटा लिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गैर भाजपाई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मुंबई में लगेगा जमावड़ा, नए मोर्चे की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए जल्द ही मुंबई में गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होने की संभावना है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की जरूरत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके इस प्रस्ताव पर चर्चा की है, जिसके बाद मुंबई में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, सांप्रदायिक कलह पैदा करने के प्रयास आदि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासत, TMC और कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। जी हां दोस्तों, WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत वैश्विक कोविड की मौत को सार्वजनिक करने के उनके प्रयासों में बाधा डाल रहा है। इसके बाद कांग्रेस और TMC के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू किया है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और TMC की नेता महुआ मोइत्रा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। वहीं कोरोना से मौतों के आंकड़ों को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि आंकड़ों का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए 56 इंच का मुखौटा नहीं लगा सकते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोचहा की जनता ने सरकार को मारा डंडा, बीजेपी की हार से नीतीश कुमार खुश, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बोचहा उपचुनाव के नतीजों के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता के बीच आए। उन्होंने बोचहा की जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस विश्वास के बाद राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जनता की जीत है और इस प्रचंड जीत के लिए हम बोचहा की जनता को धन्यवाद देते हैं। अपनी बात को तेजस्वी यादव ने दोहराते हुए कहा कि ये जनता की जीत है, ये मुद्दों की जीत है। हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए, ये उनकी जीत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाया सवाल, अस्पतालों की कमियां गिनाई। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। रविवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं
चौपट हो गई हैं। बीजेपी सरकार ने कोरोना संकट काल में जनता को अनाज छोड़ दिया था। उस समय की अव्यवस्था में आज भी सुधार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देवरिया के सरकारी अस्पतालों में दवाओं के अभाव से मरीज बेहाल है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में वाटर कूलर आरओ खराब है, मरीज पानी को तरस रहे हैं। कन्नौज के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में एक भी यूनिट नेगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं बचा है और जरूरत पड़ने पर मरीजों को खून के लिए कानपुर और लखनऊ की लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्हैया कुमार को मिलेगी बिहार कांग्रेस की कमान, राहुल गांधी लगाएंगे अंतिम मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सियासी चर्चा तेज है और हर जगह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बातें की जा रही है। अगला नया अध्यक्ष कौन होगा? बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे के बाद यह अध्यक्ष को लेकर कवायद शुरू हो गई है और इसी बीच एक खबर आ रही है कि बिहार कांग्रेस की कमान कन्हैया कुमार के हाथों में जा सकती है। और इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की राह अब अलग हो गई है। इसका कारण कन्हैया कुमार को ही बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर को डराने लगा कोरोना, अलर्ट हुए स्कूल, उठा रहे एहतियाती कदम। जहां दोस्तों दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों से स्कूल प्रशासन और प्रबंधन अलर्ट हो गया है। स्कूल कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि के मद्देनजर निरंतर सैनिटाइजेशन सहित विभिन्न एहतियाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूल संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं। स्कूलों द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों में किसी कक्षा में संक्रमण का मामला सामने आने के बाद उसे बंद करने और माता पिता को अपने बच्चों को बिना मास्क के स्कूल नहीं भेजने की सलाह देना शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने भीषण लू चलने की भी जारी कर दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 19 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में लू के और तेज चलने की संभावना है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हो रही बारिश 18 अप्रैल से कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 17 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में और 17, 19, 20 और 21 अप्रैल को असम, मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने यूपी में मिले जख्म पर लगाया बंगाल का मरहम। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर बोले सपा अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त और तृणमूल कांग्रेस की जीत से खुशी मिली है। सपा अध्यक्ष को उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की हार में बड़ा संकेत दिख रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नवमी पर जेएनयू में हुई हिंसा पर भड़के राहुल गांधी, कहा नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव भारत को कमजोर कर रहे हैं तथा ऐसे में न्याय प्रिय और समावेशी भारत के लिए खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने रामनवमी पर देश के कुछ स्थानों तथा यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि नफरत, हिंसा और अलगाव हमारे प्रिय देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। न्यायप्रिय और समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए साथ खड़े होने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़की हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 कर दी गई है लागू। जी हां दोस्तों, रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों में हिंसा भड़की है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के इलाकों में बवाल हुआ है। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं और दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। झड़प में कई छात्र घायल हो गए। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन कहां बवाल हुआ है। दरअसल दोस्तों, जेएनयू में रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद शुरू हुआ है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं झारखंड में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। वहीं बात की जाए एमपी में, तो एमपी में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। गुजरात में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी बवाल देखने को मिला है। बांकुरा में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ और रामनवमी पर जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के दफ्तर के बाद अब यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक और हैकर ने किया अजीबोगरीब पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल यूपी गव पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं और एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया है। फिलहाल हैंडल की रिकवरी नहीं हो पाई है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के फैक्ट चेक इन्फो ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है और इस पर भी यूपी गव की तरह ही कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि हैकर ने अभी तक कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया है और